हेलो बच्चों, मैं आपका दक्ष सर। हम लोग जो है फार्मास्यूटिक्स पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग जो है फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे थे। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी आज हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं फार्मेसी इन रिलेशन टू इंडस्ट्री। ठीक है, इन इंडस्ट्री फार्मासिस्ट परफॉर्म मैनी वर्क्स इन मैनी वेज। इंडस्ट्री में एक फार्मासिस्ट का क्या स्कोप है? ठीक है, formulation development. Commercial drug production is a difficult task for any pharmaceutical companies. Due to involvement of pharmacy in pharmaceutical, it is easy way to develop commercial formulation and develop a complete understanding of the form and structure of the drug substance and drug products. ठीक है, तो बच्चों इसमें ये कहा जा रहा है कि फार्मासिस्ट का इंडस्ट्री में मेन स्कोप क्या है, मेन उनका काम क्या है, वो ये है कमर्शियल ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग और फॉर्मुलेशन में। ठीक है, तो कमर्शियल ड्रग प्रोडक्शन इज डिफिकल्ट टास्क फॉर एनी फार्मास्यूटिकल कंपनी। तो उसमें जो है फार्मासिस्ट जो है फॉर्मुलेशन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग में अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अ pharmacist is also involved in the formulation, testing, and makes a successful pharmaceutical formulation, which requires the combination of the active pharmaceutical ingredient, जिसको हम API भी बोलते हैं, with inactive excipients। देखो, इसमें ये कहा जा रहा है कि फार्मासिस्ट जो है वो इन्वॉल्व होता है किस चीज में? फॉर्मुलेशन में, यानी ड्रग का फॉर्मूला तैयार करना। टेस्टिंग में, देखो बच्चों, जब किसी भी चीज के लिए, किसी भी डिजीज के लिए ड्रग बनाई जाती है तो उसकी टेस्टिंग भी करी जाती है। ठीक है, उस दवा का, उस ड्रग का प्रभाव देखने के लिए ह्यूमंस में कि वो कैसे काम कर रही है, उसके ज्यादा साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, तो इसके लिए जो है टेस्टिंग की जाती है। एंड मेक्स अ सक्सेसफुल फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, और फॉर्मुलेशन एंड टेस्टिंग के बाद ही वो एक सक्सेसफुल फॉर्मुलेशन बनता है, क्योंकि विदाउट टेस्टिंग हम ये सब नहीं जान सकते वो सक्सेसफुल है कि नहीं है। तो उसके बाद जो कॉम्बिनेशन यूज होता है, वो कॉम्बिनेशन फॉर्मुलेशन का जो है वो बनता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट से, जिसे हम कहते हैं एपीआई। देखो बच्चों, ये एपीआई क्या होता है? जैसा कि नाम हमें पता चल रहा है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, यानी कि किसी भी टैबलेट या सिरप में जो मेन काम करने वाली दवा है, ठीक है, उससे हम कहते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, यानी एपीआई, विद इनएक्टिव एक्सिपिएंट्स। अब बच्चों देखो, ये क्या होता है? ठीक है, कोई भी दवा होती है, फॉर्मुलेशन होता है, वो दो चीजों से बनती है। एक होता है एपीआई, दूसरा कहते हैं एक्सिपिएंट्स। तो बच्चों, ये एक्सिपिएंट्स जो है ना, ये इनएक्टिव होते, इनएक्टिव नेचर के होते। इसका मतलब क्या है कि ये दवा में ऐड किए जाते हैं कई रीजंस की वजह से, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन इनका किसी भी तरह से ट्रीटमेंट में कोई रोल नहीं होता। ये इनएक्टिव होते, इनका कोई काम नहीं होता। तो जैसे कि क्या होता है कि बच्चों, जैसे समझो, जैसे आप देखते होगे कुछ टैबलेट्स होती हैं, ठीक है, जिनकी पावर होती है 1 mg या 10 mg, ठीक है, या 50 mg। तो अब आप देखो 2 mg या 10 mg या 50 mg तो बहुत बहुत ही हल्का वेट है। तो टैबलेट्स जो हम खाते हैं वो तो बड़ी होती हैं। तो करा क्या जाता है, उन दवा में जो है एक्सिपिएंट्स मिलाई जाती है, कि यानी कि वो सब्सटेंसेस जो उसका जो है साइज, मतलब बल्क बढ़ाते हैं, वजन देते हैं, एक आकार देते हैं, जिससे क्या है उनको कंज्यूम करना और उनकी हैंडलिंग आसान हो जाती है। क्योंकि बच्चों देखो, अगर 2 mg की दवा अगर आपको दी जाएगी ना, तो वो तो इतना हल्का होता है, तो वो तो हमारे लिए संभालना भी मुश्किल होगा और उसे खाना भी मुश्किल होगा। प्लस क्या होते हैं, देखो बच्चों, क्या होता है कि कुछ जो एपीआई होते हैं, कुछ जो फॉर्मूलाज होते हैं, कुछ जो दवा होती हैं, उनका कई बार क्या होता है, टेस्ट बहुत कड़वा होता है या महक बहुत तेज होती है। तो इसलिए भी उसके टेस्ट और महक को कवर करने के लिए एक्सिपिएंट्स डाले जाते हैं। ठीक है, बाकी जो है हम डिटेल में एक्सिपिएंट्स के बारे में भी हम डिटेल में आगे इसी सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। ओके, अब physiochemical analysis can aid excipient selection, enable the stability of the drug substance
and drug product to be assessed, and also ensure the critical material attributes relating to formulation performance are identified as part of the design space definition applied for downstream manufacturing control. तो देखो बच्चों ये टेक्निकल चीजें हैं। देखो अब फिजियोकेमिकल एनालिसिस यानी कि केमिकली भी मतलब केमिस्ट्री का भी यूज होता है और फिजिक्स का भी, मतलब दोनों विज्ञान की शाखाओं का कॉम्बिनेशन। तो इसमें कि क्या है कि फिजियोकेमिकल एनालिसिस के बाद हम एक्सिपिएंट का सिलेक्शन करते हैं कि क्या एक्सिपिएंट डलेंगे, कितनी मात्रा में डलेंगे, एंड enable the stability of the drug substance and drug product to be assessed। हम ये देखते हैं कि जो ड्रग है यानी कि जो मेडिसिन है वो स्टेबल है कि नहीं, नहीं है तो उसे हम स्टेबल रखने की कोशिश करते हैं। एंड ऑल्सो एंश्योर द क्रिटिकल मटेरियल एट्रीब्यूट्स रिलेटिंग टू फॉर्मुलेशन परफॉर्मेंस। अच्छा, हम लोगों ने फॉर्मुलेशन तो तैयार कर दिया, लेकिन वो फॉर्मुलेशन बेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर करे उसके रिगार्डिंग भी हम सारा एनालिसिस करते हैं। अब देखो बच्चों, जैसे कुछ दवा होती है, जैसे गैस की दवा होती है पेंटोसेक डीएसआर, उसे हम खाली पेट लेने को कहते हैं। किस वजह से कहते हैं? क्योंकि हम ये देखते हैं कि वो फॉर्मुलेशन किन कंडीशन में, किन एनवायरनमेंट में बेटर काम करेगी। तो ये सारी चीज़ें भी कि जैसे उसको खाना खाने के बाद लेना है या खाली पेट लेना है। वो दवा, कुछ दवा होती है जिनको हम जीभ पे रखते हैं, ठीक है, और पूरा मतलब स्वॉलो नहीं करते, वो मुंह में घुलने वाली होती है। और कुछ दवा है जिनको हम स्वॉलो करते हैं, कुछ दवा है जो हम सिरप फॉर्म में पीते हैं। तो इसी तरह कि वो दवा कैसे आगे काम करेगी जिससे हमें उसका बेस्ट रिजल्ट मिले, वो भी हम सारा एनालिसिस इसमें करते हैं। अब बच्चों सेकंड पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, प्रॉपर इक्विपमेंट, प्रॉपर प्रोसीजर एंड सूटेबल कंडीशंस sorry suitable conditions are the necessary conditions for any manufacturing unit. In pharmaceutical it is also decided by the pharmacist। ठीक है, अभी इतना हम समझ लेते हैं पहले। अब देखो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में फार्मासिस्ट का क्या काम होता है, तो प्रॉपर इक्विपमेंट का चयन करना कि वो मेडिसिन के प्रोडक्शन के लिए प्रॉपर और सूटेबल इक्विपमेंट क्या रहेगा, प्रॉपर प्रोसीजर क्या रहेगा। अब हमने इक्विपमेंट तो सेलेक्ट कर लिया, लेकिन वो दवा को मैन्युफैक्चरिंग करने का प्रॉपर प्रोसीजर क्या होना चाहिए, सूटेबल कंडीशन, ये भी बहुत मैटर करता है। अब जैसे कुछ दवाइयाँ हैं जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती हैं या मॉइस्चर की प्रेजेंस से उनकी दवा का असर कम हो सकता है, तो उनको हम लोग उन जगह पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करते हैं जहाँ पे नमी बहुत कम पाई जाती है वातावरण में। भाई अब उनको अगर हम उस जगह पे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे जहाँ बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी हो सकती है, तो वहाँ पे वो हमारी दवा को नुकसान करेगा। तो प्रॉपर सूटेबल मैन्युफैक्चरिंग कंडीशंस का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सब जो है फार्मासिस्ट ही इन सब चीज़ों का ध्यान रखता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो डिसाइडेड बाय द फार्मासिस्ट। देखो, A pharmacist develops and maintains standard operation procedure, जिसे हम SOP भी कहते हैं, and provides effective training to product staff। तो बच्चों जैसे कि प्रोडक्ट प्रॉपर इक्विपमेंट का चयन करना, ठीक है, प्रॉपर प्रोसीजर का चयन करना, उसको लागू करना, और प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग कंडीशंस का पूरा एनालिसिस करना, इन सब चीज़ों को हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। किसी भी कमर्शियल यूनिट में या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो जो गाइडलाइंस होती हैं कि कैसे मैन्युफैक्चर होगा, किस तरीके से, क्या इक्विपमेंट है, क्या प्रोसीजर, इन सबको हम लोग इंडस्ट्री की लैंग्वेज बोलते हैं एसओपी, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। तो ये भी फार्मासिस्ट ही डेवलप करता है और मेंटेन करता है इसको, ठीक है। प्लस ये लोग क्या करते हैं, इफेक्टिव ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं टू प्रोडक्ट स्टाफ। अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो लोग लगे हैं मशीन्स को हैंडल कर रहे हैं, उनको भी प्रॉपर नॉलेज देना और ट्रेनिंग देना, ये काम भी फार्मासिस्ट का होता है। Proper sanitation and hygiene conditions are also developed by the pharmacist, and he also decides the safety area and safety environment for the manufacturing units।
तो बच्चों सैनिटेशन हाइजीन का जो ध्यान रखता है वो भी फार्मासिस्ट रखता है कि साफ सफाई हाइजीन सैनिटेशन कैसे, क्योंकि देखो ये दवा जैसी जो चीज़ है इसके मैन्युफैक्चरिंग में हाइजीन और सैनिटेशन का ध्यान देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये वो चीज़ें जो हम लोग कंज्यूम करते हैं। मोर ओवर ये वो चीज़ें हैं जो कि जनरली बीमार पेशेंट्स लोग कंज्यूम करते हैं। तो इनके मैन्युफैक्चरिंग में तो खासकर सफाई का और हाइजीन का ध्यान होना ही चाहिए। तो सफाई, हाइजीन, सैनिटेशन ये सारी कंडीशंस का भी पूरा जो है ब्यौरा एक फार्मासिस्ट ही रखता है और वही डिसाइड करता है सेफ्टी एरिया एंड सेफ्टी एनवायरनमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए क्या होगा। अब देखो जैसे कि किसी भी दवा का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो कोई ऐसी जगह तो हम कर नहीं सकते जहाँ बहुत आसपास गंदगी हो, हमें साफ सफाई का ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो ये सारा जो सेफ्टी एरिया, सेफ्टी एनवायरनमेंट कंडीशन और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हाइजीन और सेफ्टी, ये सारा काम, सारा देख रेख करना एक फार्मासिस्ट का काम है, ठीक है। Assist and review production batch records so that they have all the necessary information for final approval and release. अब देखो इसका मतलब क्या है। असिस्ट एंड रिव्यू प्रोडक्शन बैच रिकॉर्ड्स, देखो होता क्या है, जब भी किसी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन होता है तो बहुत सारी डिटेल्स जो है उस पे बैच मतलब उस पैकेजिंग पे होती है, जैसे कि क्या डेट का, मैन्युफैक्चरिंग डेट और बैच नंबर। इससे क्या होता है कि हमें पता चलता है कि हाँ ये दवा इस दिन सर्टेन इस बैच में तैयार हुई है। तो उससे क्या होता है कि जैसे मान लो एक पूरा बैच तैयार हो गया और उस बैच में से कोई सैंपल की अगर टेस्टिंग होती है और अगर वो अप्रूव हो गया, ओके है, तो वो पूरा बैच अप्रूव हो जाएगा। और अगर वो सैंपल रिजेक्ट हो जाता है तो पूरा ही बैच रिजेक्ट हो जाएगा। तो बैच का रिकॉर्ड और सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी जो है फाइनल अप्रूवल मिलता है। और अगर वो अप्रूवल ओके होता है, सैम्पलिंग करेक्ट होती है, तो फिर रिलीज दे दिया जाता है, यानी कि वो दवा मार्केट में उतार दी जाती है। Okay. He also conducts and supports companies, research and development projects, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी अश्योरेंस। तो देखो फार्मासिस्ट क्या करता है, जैसे फार्मासिस्ट किसी कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में है तो वो क्या है कि कंडक्ट यानी कि कंडक्ट कराना, यानी कि चलाना और सपोर्ट करना कंपनी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसे हम शॉर्ट में R&D भी बोलते हैं, ठीक है। तो किसी कंपनी का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है वो आगे भी मार्केट में रिसर्च करता रहता है और उसी हिसाब से अपने प्रोडक्ट को डेवलप करता है, यानी और इवॉल्व करता रहता है। तो क्योंकि एक फार्मा कंपनी अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही है तो उस रिसर्च में और डेवलपमेंट में एक फार्मासिस्ट को भागीदार बनना ही पड़ता है, क्योंकि ये उसी की फील्ड है। तो वो जो है कंडक्ट भी करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं किसी भी कंपनी का R&D प्रोजेक्ट, ठीक है, प्लस क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी अश्योरेंस। तो बच्चों कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है तो उसमें दो डिपार्टमेंट होते ही हैं बहुत इंपॉर्टेंट, एक होता है क्वालिटी कंट्रोल और एक क्वालिटी अश्योरेंस। इन दोनों डिपार्टमेंट का काम क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग का जो SOPs हैं और जो क्वालिटी है वो अप टू द मार्क होनी चाहिए, यानी प्रॉपर होनी चाहिए, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट आउटपुट होना चाहिए, यानी कि जो मेडिसिन तैयार हो रही है वो बेस्ट क्वालिटी है, उसमें कोई कमी नहीं है, वो परफेक्ट है, ठीक है। तो ये दो डिपार्टमेंट ये चीज़ों को ध्यान रखते हैं और फार्मासिस्ट इन डिपार्टमेंट में भी अपना रोल प्ले करता है। The main function of quality control is to test and verify the product's quality according to the pharmacopoeia standards. तो जैसा कि मैंने बताया कि मेन फंक्शन क्वालिटी कंट्रोल का यही है, टेस्ट करना और वेरीफाई करना कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है कि नहीं और फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है कि नहीं, यानी कि जो फार्माकोपिया में जो उस दवा का फॉर्मुलेशन वगैरह है उसके हिसाब से पर्याप्त है कि नहीं। इन क्वालिटी कंट्रोल sampling, inspection and testing of raw material and packaging material, release and documentation are controlled by the high skilled person, pharmacists. QC department also define the stability, testing and evaluation of shelf life product and also monitor the microbial activity of raw materials and finished products.
तो देखो बच्चों, ये बताया जा रहा है कि जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है वो क्या करते हैं, सैम्पलिंग, जो कि मैंने बताया था कि एक बैच पूरा तैयार हो, उस बैच में से एक सैंपल लिया जाएगा, ठीक है, आगे फर्दर टेस्टिंग के लिए। तो वो जो सैंपल लिया जाता है उसको हम कहते हैं सैम्पलिंग। तो ये हो गया, क्यूसी डिपार्टमेंट क्या करते हैं, सैम्पलिंग, सैंपल एक्सट्रैक्ट करना, इंस्पेक्शन उसकी जांच करना, टेस्टिंग का भी मतलब होता है उसकी जांच करना, और पैकेजिंग मटेरियल की भी जांच करना, रिलीज एंड डॉक्यूमेंटेशन आर कंट्रोल्ड बाय द हाई स्किल्ड पर्सन। और जांच के बाद उस दवा का रिलीज और ये सारी चीजों का लिखा पढ़ी डॉक्यूमेंटेशन ये हाई स्किल्ड पर्सन करता है, जो कि इस इंडस्ट्री में फार्मासिस्ट होते हैं, ठीक है। जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है यानी क्यूसी डिपार्टमेंट ऑल्सो डिफाइंस द स्टेबिलिटी टेस्टिंग, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के बाद, ठीक है, वो दवा स्टेबल रहेगी कि नहीं, ठीक है, और उस दवा का शेल्फ लाइफ कितना है, यानी कि देखो दवा तो मैन्युफैक्चर हो गई, फैक्ट्री से निकल गई, अब वो दवा स्टेबल है कि नहीं और उसकी शेल्फ लाइफ कितनी है। यानी कि जैसे आपने देखा होगा कुछ दवाओं की एक्सपायरी 1.5 साल होती है, कुछ की 2 साल, कुछ की 2.5 साल। तो जैसा कि हमने देखा एक्सपायरी जो है कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। तो ये बेसिकली कैसे चेक होता है, ये चेक होता है कि दवा कितनी स्टेबल है या फिर उस दवा का शेल्फ लाइफ कितनी है, ठीक है। क्योंकि देखो फैक्ट्री से निकल के तो तुरंत जो है दवा को जो कंज्यूमर है, जो पेशेंट है, वो खा नहीं लेगा। वही फैक्ट्री से निकलेगी दवा, ट्रांसपोर्टेशन होके जिन जिन शहरों में बिकनी है वहाँ जाएंगी, फिर वहाँ पे उस शहर के जो सुपर स्टॉकिस्ट है उस कंपनी के, उनके पास वो दवा जाएगी, कुछ दिन तक उनके पास रहेगी, वहाँ से फिर वो फार्मेसी में जाएगा, फिर जब कभी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा या फिर वो पेशेंट उस फार्मेसी पे जाएगा दवा लेने, तब वो फार्मेसी से उस पेशेंट को दवा मिलेगी और तब वो दवा कंज्यूम करेगा। तो इस सब टाइम का जो अंतराल है, इस बीच वो मेडिसिन हमारी स्टेबल रहनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हम क्यूसी में चेक करते हैं। अब आते हैं क्वालिटी अश्योरेंस पे, ठीक है, क्यूए जिसको हम कहते हैं। QA department execute the systemic monitoring and evaluation of the various aspects of a project, service or facility to ensure that standards of quality of the drugs। देखो QA क्या करता है, ये ये डिपार्टमेंट जो है काम करता है सिस्टमिक मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन ऑफ द वेरियस एस्पेक्ट्स, यानी अलग अलग चीजों की जो है ये सिस्टमिक मॉनिटरिंग मतलब देखरेख और गुणवत्ता का इवेल्युएशन करते हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि सारा क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन किया जा रहा है कि नहीं ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल ऑफ मेंटेनेंस ऑफ अ डिजायर्ड लेवल ऑफ क्वालिटी in a service or product, especially by means of attention to every stage of the process of delivery or production. It also assures the doses and formulations of drugs according to patient's need and convenience। ठीक है, देखो क्यूए डिपार्टमेंट का ये भी काम है, एक तो इन्होंने पूरा देखरेख करनी है और एग्जीक्यूट करना है, सिस्टमिक मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन करना है, वेरियस एस्पेक्ट्स यानी वेरियस चीजें अलग अलग विभिन्न प्रकार की चीजों का देखना है कि सही क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए जा रहे हैं कि ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के। प्लस ये क्या काम करते हैं, ये डिजायर्ड लेवल ऑफ क्वालिटी, यानी कि जो क्वालिटी हमारी डिजायर्ड क्वालिटी है, जो क्वालिटी हम चाहते हैं वो मेंटेन की जा रही है कि नहीं उस प्रोडक्ट और सर्विस की। और उसके बाद ये क्या करते हैं, ये ऑल्सो अश्योर द डोजेज एंड फॉर्मुलेशंस ऑफ ड्रग्स। देखो ये क्या करते हैं, जिससे पेशेंट्स की जो नीड है उन नीड्स के हिसाब से डोजेस का फॉर्मुलेशन और स्ट्रेंथ तय करते हैं। अब जैसे देखो अब जैसे टैबलेट्स आती है, ठीक है, दवा आती है टैबलेट फॉर्म में आती है, कैप्सूल फॉर्म में आती है। अब जैसे कोई दवा है जिसकी 500 mg की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कोई दवा है जिसकी 350 mg की रिक्वायरमेंट है, तो उनको उन्हीं पर्याप्त डोजेज में पैकेजिंग करना, उन डोजेज में बांटना, ये काम हम क्यूए में करते हैं, ठीक है, पेशेंट्स की कन्वीनियंस के हिसाब से। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे।
Drug information. Pharmacists are also known as drug experts because it gains a lot of knowledge during the academic session. In industry, it informs the drug's composition and formulation and also define the drug advantage and disadvantage. ठीक है? अच्छा देखो इसका क्या मतलब है कि फार्मासिस्ट को हम लोग ड्रग एक्सपर्ट्स भी कहते हैं, वो इसलिए क्योंकि फार्मासिस्ट ने अपना जो भी उनका पढ़ाई का अंतराल है, यानी उन्होंने फार्मेसी की जो भी पढ़ाई करी है उसमें उन्होंने ड्रग्स का पूरा प्रॉपर स्टडी करा है, प्रॉपर उनको नॉलेज है, इसीलिए हम उनको ड्रग एक्सपर्ट कहते हैं। ठीक है, अब ये जो है एज अ ड्रग एक्सपर्ट करते क्या है, ये पहली बात तो ड्रग्स का कॉम्पोजिशन तय करते हैं, उनका फॉर्मुलेशन तय करते हैं, और प्लस ये जो है ये इस चीज़ की भी जानकारी रखते हैं कि उस ड्रग के एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, यानी कि वो ड्रग के क्या क्या फ़ायदे हैं, वो ड्रग जो है किन किन चीज़ों में काम आएगी, क्या क्या तकलीफ़ें ठीक करेगी, और उनके डिसएडवांटेज क्या है, यानी उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। ठीक है, तो एडवांटेजेस और साइड इफ़ेक्ट्स का वो प्रॉपर जो है स्टडी करते हैं और बैलेंस देखते हैं, उसके बाद ही ये उसको आगे मैन्युफैक्चर करवाते हैं। Chemically, drugs are active or inactive. It is decided by the pharmacists and also provide the drugs reaction with other drugs. देखो ये फार्मासिस्ट ये भी बताते हैं कि जो ड्रग्स है जो जो फॉर्मुलेशन में ऐड किया जा रहा है, जैसे एपीआईज हो गए, एक्सिपिएंट्स हो गए, तो ये फार्मासिस्ट ही डिसाइड करते हैं और बताते हैं कि ये ड्रग जो है केमिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है, प्लस इन ड्रग्स का अदर ड्रग्स के साथ क्या रिएक्शन मिलेगा। ठीक है, क्या इनका जो है रिएक्शन है, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है कि कई दवाइयाँ एक साथ दी जाती हैं, है ना, तो ऐसा तो है नहीं कि हमेशा एक ही दवाई एक पेशेंट को दी जाएगी। आप ही इनफैक्ट जैसे कोई डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में हमेशा एक मेडिसिन तो लिखते नहीं है, पेशेंट नीड के हिसाब से कई बार 3 दवाएँ लिखी जाती हैं, कई बार 5 दवाएँ लिखी जाती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक अकेली ही ड्रग दी जाएगी। तो इसीलिए फार्मासिस्ट को ये पता होता है और उस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि इस पर्टिकुलर ड्रग का दूसरे ड्रग्स के साथ क्या इंटरेक्शन है, क्या रिएक्शन है। ठीक है, ड्रग आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर डिजाइंड फॉर ट्रीटिंग द disease. It also provide the complete information about suitable excipients which are coloring agent, flavoring agent, etc. अब देखो क्या है कि जो ड्रग्स है वो केमिकल सब्सटेंसेस है, ऑब्वियस सी बात है केमिकल्स के बने होते हैं, विच आर डिजाइंड फॉर ट्रीटिंग द डिजीज। तो देखो ये सारी चीज़ों का ध्यान जो एक फार्मासिस्ट ही रखता है। अब दवा क्या है, ड्रग क्या है, केमिकल सब्सटेंस है, और वो प्रॉपरली डिज़ाइन की जाती है एक तकलीफ को या एक डिजीज़ को ठीक करने के लिए। अच्छा, और फार्मासिस्ट ही हमको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अबाउट द सूटेबल एक्सिपिएंट्स, मतलब फार्मासिस्ट ही जो है ये इंफॉर्मेशन रखते हैं, जानकारी रखते हैं कि उस ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग के लिए सूटेबल एक्सिपिएंट क्या डलेगा। अब देखो जैसे कि मैंने बताया था एक्सिपिएंट क्या है, कई सारी चीज़ें हो सकती है। ड्रग का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए एक होता है मीडियम, कि वो ड्रग जो है हमारे अंदर जाएगी किस मीडियम से। अब जैसे सिरप होता है, ठीक है, अब एक सिरप बॉटल में आता है और उसकी जैसे सपोज डोज 1 चम्मच है, लेकिन आप जब पढ़ोगे तो कई बार क्या है उसमें ड्रग की स्ट्रेंथ 1 mg या 2 mg ही होती है। अब आप 1 mg या 2 mg को कैसे पियोगे, तो इसीलिए वो सिरप जो है उसमें एक्सिपिएंट भी डला होता है कि आप एटलीस्ट उसको, अच्छा आप वो 1-2 mg नाप भी नहीं पाओगे, तो इसीलिए क्या होता है कि आप जब चम्मच 1 चम्मच भर भरते हैं तो उसमें रफली वही 2 mg दवा होती है, उसको आप पी जाते हैं, इसीलिए एक्सिपिएंट्स डाले जाते हैं एक मीडियम तय करने के लिए या फिर वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, या जैसे मैं बताया था कि उसका टेस्ट या स्मेल अच्छी नहीं है तो फॉर अ गुड एंड सूटेबल टेस्ट या स्मेल या इवन कलरिंग एजेंट, तो ये सारे एक्सिपिएंट्स होते हैं। तो क्या एक्सिपिएंट सूटेबल रहेगा, ये सारी जानकारी भी एक फार्मासिस्ट ही देते हैं। Regulatory affairs. In industry, regulatory affairs is a profession developed from the desire of governments to protect public health by controlling the safety and efficacy of medicinal products like veterinary medicines, medical devices, pesticides, agrochemicals,
cosmetics and complementary medicines. Regulatory department is responsible for the discovery, testing, manufacture and marketing of pharmaceutical products, wanting to ensure that they supply products that are safe and make a worthwhile contribution to public. अब देखो इसका क्या मतलब है, रेगुलेटरी अफेयर्स यानी कि गवर्नमेंट के क्या नॉर्म्स, क्या रेगुलेशंस या क्या रूल्स है उसको चेक करना। अब देखो गवर्नमेंट किसी भी चीज़ के लिए क्या रूल्स लगाती है, गवर्नमेंट तो यही चाहती है कि जनरली जो पब्लिक है, ठीक है, उनका भला हो, उनको नुकसान ना पहुंचे। तो गवर्नमेंट के जो रेगुलेटरी अफेयर्स है देखो वो क्या होते हैं, एक इंडस्ट्री में रेगुलेटरी अफेयर्स जनरली क्या होता है कि ये देखना कि टू प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ, जनरल पब्लिक की हेल्थ को प्रोटेक्ट करना बाय कंट्रोलिंग द सेफ्टी एंड एफिकेसी, ठीक है। तो सेफ्टी और एफिकेसी यानी एफिशिएंसी, उनकी गुणवत्ता को कंट्रोल करना, खासकर किन किन चीज़ों से रिलेटेड, जैसे कि गवर्नमेंट किस चीज़ की गुणवत्ता को प्रोटेक्ट करती है, जैसे कि मेडिसिनल प्रोडक्ट्स यानी कि दवाएं, हर तरीके की दवाएं, वेटनरी मेडिसिन यानी जानवरों की दवाएं, भाई जानवर भी तो जीव हैं तो उनकी दवाएं भी अच्छी होनी चाहिए। मेडिकल डिवाइसेस यानी कि हर तरीके के जो मेडिकल डिवाइसेस होते हैं मार्केट में वो भी अच्छे होने चाहिए, प्रॉपर होने चाहिए, जैसे शुगर की मशीन, शुगर चेक करने की मशीन हो गई, बीपी की मशीन हो गई, हार्ट बीट चेक करने की मशीन, सिरिंज हो गए, सर्जिकल इक्विपमेंट्स, बहुत सारे जो मेडिसिनल डिवाइसेस है वो भी अच्छे होने चाहिए। पेस्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स का देखो मतलब क्या आता है कि गवर्नमेंट का जो रेगुलेटरी अफेयर्स है वो पेस्टिसाइड से भी लागू होता है। वो इसलिए क्योंकि देखो पेस्टिसाइड्स वो केमिकल्स होते हैं जो कि खेत में या हमारे जो खेती होती है उस पर छिड़के जाते हैं ताकि कीट ना लगे, यानी कि जिनको हम हिंदी में कीटनाशक कहते हैं। तो कई केमिकल्स जो है कीटनाशक में भी कई केमिकल्स है जो हार्मफुल होते हैं, क्योंकि देखो खेती में या जो चीज़ पौधों पे, जो भी सब्जी फ्रूट या अनाज हो गया, उस पे पेस्टिसाइड्स जो छिड़के जाते हैं कहीं ना कहीं वो पेस्टिसाइड्स हमारे अंदर भी जाते हैं, ठीक है ना। तो कई पेस्टिसाइड्स पाए गए हैं जो कि काफ़ी हार्मफुल होते हैं जब वो इंसान उनको ग्रहण करता है, खाता है। तो गवर्नमेंट का रेगुलेटरी अफेयर उस पर भी लागू होता है, क्योंकि गवर्नमेंट तो चाहती है पब्लिक हेल्थ प्रोटेक्ट हो। तो कुछ पेस्टिसाइड्स मना होते हैं तो गवर्नमेंट वो भी चेक करती है कहीं वो तो नहीं यूज हो रहे। कुछ पेस्टिसाइड की एक सर्टेन लिमिट तय कर दी जाती है कि उससे ज्यादा नहीं मात्रा में यूज होगा, वो भी गवर्नमेंट जो है रेगुलेटरी अफेयर्स में चेक करती है। एग्रोकेमिकल्स, एग्रोकेमिकल्स भी पेस्टिसाइड्स की ही तरह होते हैं। ये बेसिकली हम एग्रोकेमिकल्स उन चीजों को कहते हैं जो कि हमारे रासायनिक खाद होते हैं, ठीक है। कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स भी देखो ना वही चीजें हैं जो हम लोग जो है अपनी स्किन पे अपने ऊपर यूज करते हैं, तो वो भी सही होने चाहिए, नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन, एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन यानी कि जो मेन स्ट्रीम मेडिसिन से हटके होते हैं, जैसे सप्लीमेंट्स हो गए या और इन तरीके की चीजें, ठीक है। तो ये सारी जो है गवर्नमेंट अपने रेगुलेशन में रखती है ताकि पब्लिक हेल्थ का नुकसान ना हो, ठीक है। अच्छा, रेगुलेटरी डिपार्टमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी, टेस्टिंग, मैन्युफैक्चर एंड मार्केटिंग। तो रेगुलेटरी डिपार्टमेंट जो है वो क्या क्या करता है, इनमें से भी किसी भी चीजों की खोज, उनकी जांच, टेस्टिंग और मैन्युफैक्चर प्रोसेस को देखती है, प्लस उसकी मार्केटिंग को भी रेगुलेट करता है, ठीक है। एंड मार्केटिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, wanting to ensure that they supply products that are safe and make a worthwhile contribution to public। तो जो रेगुलेटरी डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, वो उनकी खोज, उनकी जांच, उनकी मैन्युफैक्चर और उनकी मार्केटिंग, ये सारी चीजों को रेगुलेट करता है ताकि वो ये इंश्योर कर सके, यानी कि सुनिश्चित कर सके कि उन चीजों की जो सप्लाई है वो सेफ है, पब्लिक की सुरक्षा के लिए है और मेक अ वर्थवाइल कंट्रीब्यूशन, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं वर्थवाइल, यानी कि इसको मैं कैसे समझाऊं, यानी कि उनके हित के लिए, ठीक है। कंट्रीब्यूशन, वर्थवाइल यानी कि पब्लिक के भलाई के लिए वो कंट्रीब्यूशन दे सके, ठीक है। हाँ, कंट्रीब्यूशन फॉर द हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। The regulatory department promotes strategic and technical advice at the highest level in their industry, making an important contribution both commercially and scientific development। देखो इसका मतलब क्या है कि जो रेगुलेटरी डिपार्टमेंट है
वो एक स्ट्रेटेजिकल और टेक्निकल एडवाइस देता है ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी, हाईएस्ट लेवल। यानी कि जिस इंडस्ट्री का है, जिस डिपार्टमेंट का वो रेगुलेटरी डिपार्टमेंट है, वो स्ट्रेटेजी और टेक्निकल के साथ साथ जो है एडवाइस देता है, ताकि बेस्ट एडवाइस देता है, ताकि जो है एक अच्छा कंट्रीब्यूशन हो सके कमर्शियली, यानी उस इंडस्ट्री के प्रॉफिट के लिए भी और साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए भी। साइंटिफिकली भी सब चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, प्लस कमर्शियली भी। भाई अब कोई इंडस्ट्री काम कर रही है तो वो प्रॉफिट्स के लिए कर रही है, तो कमर्शियली भी उसको फायदा हो इंडस्ट्री को, और साइंटिफिकल डेवलपमेंट में भी फायदा हो। Keeping track of the ever-changing legislation in all the regions in which a company wishes to distribute its products and give advice on legal and scientific restraints and requirements। देखो इसका मतलब क्या है, कीपिंग ट्रैक ऑफ द एवर चेंजिंग लेजिस्लेशन, यानी कि देखो बच्चों, जो लॉज होते हैं ना, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव आते रहते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ, जिसको हम कहते हैं लॉ की लैंग्वेज में अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। तो उसका ट्रैक रखना होता है। एवर चेंजिंग यानी कि जो चेंज होता रहता है, डायनेमिक होता है, तो हर जगह के लॉज में चेंजेस आते रहते हैं, तो उसका उनको जो है ट्रैक रखना पड़ता है, ठीक है। इन विच अ कंपनी विशेस टू डिस्ट्रीब्यूट इट्स प्रोडक्ट्स एंड गिव एडवाइस ऑन लीगल एंड साइंटिफिक रेस्ट्रेंट्स। अब देखो क्या है ना, कि जैसे कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, ठीक है। अब वो दवाएं या वो ड्रग्स जिस एरिया में जानी है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उस जगह के लोकल लॉज को और लीगल रेस्ट्रेंट्स को, यानी कि जो पाबंदियां हैं, उसका भी ध्यान उनको रखना पड़ता है। भाई जब वो किसी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और उसकी सप्लाई कर रहे हैं, तो उनको ध्यान रखना है कि जहां हम भेज रहे वहां इसका जो है पाबंदी तो नहीं है, या उस दवा को लेकर वहां के लोकल लॉज क्या कहते हैं, इस चीज़ों का भी उनको पूरा ध्यान रखना पड़ता है। सेल्स एंड मार्केटिंग, ठीक है। फॉर एनी इंडस्ट्री ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। भाई देखो, सेल्स एंड मार्केटिंग क्या है, किसी भी इंडस्ट्री के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए सेल्स और मार्केटिंग सबसे मेन एस्पेक्ट होता है। Pharmaceutical marketing is presently the most organized and comprehensive information system for updating physicians about the availability, safety, efficacy, hazard, and techniques of using medicine। देखो आप लोगों ने बच्चों सुना होगा एक टर्म, ऐसा हो नहीं सकता कि आप लोगों ने किसी ने सुना ना हो। एक टर्म होता है MR, जिसे आप लोगों ने देखा ही होगा। MR कौन होते हैं? फिर आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट, या डॉक्टरी क्लिनिक में, तो कई लोग जो है फॉर्मल ड्रेस में और बैग लटकाए जो है डॉक्टर से मिलने का इंतजार कर रहे होते हैं, तो वो होते हैं MR, ठीक है। MR क्या करते हैं, देखो MR ना फार्मास्यूटिकल कंपनीज के जो है मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है। MR का मतलब भी होता है मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो MR का काम ही सेल्स एंड मार्केटिंग का होता है। तो इस सेल्स एंड मार्केटिंग में हम MR के रोल के बारे में ही बेसिकली पढ़ रहे हैं, जो MR काम करते हैं, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए जो MRs होते हैं, वो क्या करते हैं, वो डॉक्टर को मतलब अपडेट करते हैं किन किन चीजों के, अवेलेबिलिटी से अपडेट करते हैं, सेफ्टी, एफिकेसी, हैजार्ड एंड टेक्निक्स। यानी कि वो डॉक्टर्स को बताते हैं कि डॉक्टर्स ये ड्रग या ये फॉर्मुलेशन अवेलेबल है, इनकी सेफ्टी है कि नहीं, ये सेफ है कि नहीं, एफिकेसी यानी कि इनकी गुणवत्ता कैसी है, ये कितना कारगर है, ठीक है, इनकी एफिशिएंसी कैसी है, और हजार्ड यानी कि इनके क्या नुकसान है, ठीक है, इनके क्या साइड इफेक्ट्स है, इनके बारे में भी डॉक्टर को नॉलेज दी जाती है। एंड टेक्निक्स यानी कि उन सर्टेन मेडिसिन की और दवाओं को इस्तेमाल करने के टेक्निक्स क्या क्या है, ये सब जो है डॉक्टर को बताई जाती है। Marketing is a process that starts with identifying and understanding the needs and wants of the customer and then fulfilling those needs and wants, which is supply। देखो बच्चों, जैसे इकोनॉमिक्स होता है ना, इकोनॉमिक्स में मेन दो चीजें होती है, डिमांड एंड सप्लाई। किसी भी कोई भी जो इंडस्ट्री है ना, वो इकोनॉमिक्स पे काम करती है कि एक सर्टेन प्रोडक्ट या सर्विसेज की डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है। तो देखो मार्केटिंग जो एक प्रोसेस है, इसमें हम पहले ये देखते हैं
कि नीड क्या है, डिमांड क्या है, ठीक है, किन किन दवाओं की नीड है मार्केट में, किन किन दवाओं की डिमांड कितनी है, और फिर हम अपना मार्केटिंग का प्लान बनाते हैं और फिर उन डिमांड को, उन नीड्स को हम पूरा करते हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सप्लाई। भाई डिमांड जितनी है उतनी सप्लाई दी जाएगी। An effective marketing plan offers a solution to fulfill the needs and wants of society, ठीक है, while achieving the goals of the organization। तो एक इफेक्टिव यानी कि एक अच्छा मार्केटिंग प्लान वो होता है जो सोसाइटी की मांग को, डिमांड को पूरा करे और अपना ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को भी पूरा करे। यानी ऑर्गेनाइजेशन के क्या गोल्स, भाई प्रॉफिटेबिलिटी। तो भाई ऑर्गेनाइजेशन ने भी तो अपना ग्रो करना है ना, तो ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा हो, प्रॉफिट हो, और जो सोसाइटी में जो डिमांड है वो भी पूरी हो सके, ठीक है। इन एडिशन मार्केटिंग कैन क्रिएट न्यू नीड्स और रीफॉर्मेट एग्जिस्टिंग नीड्स। बोथ कस्टमर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैव ऑब्जेक्टिव्स। तो देखो मार्केटिंग का क्या क्या काम होते हैं। मार्केटिंग ये भी आइडेंटिफाई करती है कि नई नीड्स क्या है, या नई नीड्स क्रिएट करती है और उन नीड्स को पूरा करते हैं, और कस्टमर्स का भी भला और इंडस्ट्री का भी भला। ओके। In marketing, pharmacists are directly attached to the patients and physicians, so it provides the complete information about the public need and requirement। अब देखो यहाँ पे बेसिकली सीधा सीधा बात हो रही है जो एमआरस होते हैं उनके बारे में। देखो जनरली जो क्या होता है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो एमआर हायर करती है ना, जनरली यही होता है कि वो फार्मासिस्ट ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि असली काम कैसे करना है। तो इन मार्केटिंग pharmacists are directly attached to the patients and physicians, so it provides the complete information about the public need and requirement। तो मार्केट में जो एमआर होते हैं वो जनरली फार्मासिस्ट होते हैं और वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं डॉक्टर्स के और कस्टमर्स के, ताकि वो बेहतर समझ सके क्या नीड्स हैं और उन तक भी इंफॉर्मेशन सही तरीके से प्रोवाइड कर सके। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक है। Marketing management is the analysis, planning, and implementation and control over actions aimed on an establishment, fastening, and support of favorable exchanges with target buyers for the achievement of certain problems of the organization, such as profit reception, sales volume growth, increased market share, etc। देखो बच्चों, मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब ये है, जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर मार्केटिंग पढ़ा, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि एनालिसिस करना, प्लानिंग करना, और अपना जो एनालिसिस के बाद जो प्लान बनाया उसका इम्प्लीमेंटेशन करना, उसको लागू करना, एक्शंस को कंट्रोल करना, और जो एस्टेब्लिशमेंट यानी जो कंपनी है उनके टारगेट्स को पूरा करना, ठीक है। जैसे कि क्या है, जैसे टारगेट को पूरा करना यानी सेल्स टारगेट्स को पूरा करना, सर्टेन जो है प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना, और जैसे क्या टारगेट्स होते हैं, जैसे प्रॉफिटेबल मतलब प्रॉफिट्स को अचीव करना, कंपनी की जो सेल्स वॉल्यूम होती है उसको ग्रो करना। तो ये सारी चीज़ें जो है, जैसे मार्केट शेयर, अब जैसे जितनी भी इंडिया की अपनी कंट्री का जितना भी फार्मास्यूटिकल रिक्वायरमेंट्स है उसका ज़्यादातर मार्केट शेयर जो बड़े बड़े टॉप 5 फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उनके पास है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में वही चीज़ें हैं, एनालिसिस, प्लानिंग और उन प्लान्स का इम्प्लीमेंटेशन, ताकि क्या हो सके, टारगेट अचीव हो सके, हमारे एक्शंस कंट्रोल हो सके, और एस्टेब्लिशमेंट की यानी अपनी ऑर्गेनाइजेशन का भला हो सके, प्रॉफिटेबिलिटी हो सके, उनका सेल्स वॉल्यूम ग्रोथ हो सके और मार्केट शेयर बढ़ सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट में। तो बच्चों इसी के साथ हमारा लेक्चर 2 कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ये चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।